श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठम गोरखपुर द्वारा 7 दिवसीय विशिष्ट व्याख्यान माला के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं संस्कृत विषय पर परिचर्चा के लिए मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी से संबद्ध हूँ। इस स्नातकोत्तर महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अभिषेक पांडे जी, डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी जी, श्री ब्रजेश मणि मिश्र जी एवं अन्य सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं प्रिय विद्यार्थियों जहाँ कहीं भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर ही हम सभी से संबद्ध जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं या इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में भागीदारी कर रहे हैं, ऐसे आप सभी महानुभाव, मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि आज आप सभी के साथ मुझे संवाद का अवसर मिला हुआ है, जिसमें मैं नई शिक्षा नीति और उसमें संस्कृत के लिए स्थान और आग्रह विषय पर थोड़ी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। हम आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भारत की ज्ञान परंपरा का संग्राहक, विस्तारक और प्रचारक भाषा के रूप में सर्वमान्य है, सर्वविदित है और सर्वसमादृत है। जो नई शिक्षा नीति आई है, इस समय वैश्विक पटल पर नेतृत्व वर्ग में महानायक के रूप में स्थापित, समादृत, मान्य और अनुकरणीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की अंतर्दृष्टि के साथ और जिसके क्रियान्वयन के लिए हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय निशंक जी का निरंतर प्रोत्साहन है हम सभी को, वह शिक्षा नीति जो पहली बार वैश्विक स्वरूप लिए हुए है और भारतीय आत्मा लिए हुए है, अर्थात इसमें भारत, भारतीयता और भारतीय दर्शन के ऊपर सम्यक ध्यान रखा गया है, सम्यक प्रकाश डाला गया है और उसे न केवल शिक्षण, प्रशिक्षण, मनन के क्षेत्र में उतारने के लिए व्यवस्था दी गई है, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग कर निरंतर उन्नति के शिखर पर बढ़ने के लिए भी संदेश और संकेत इसमें समाहित है। इसीलिए इस शिक्षा नीति को सुव्यवस्थित, सुविचारित और समेकित शिक्षा नीति कहते हैं, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी सामर्थ्य है। ज्ञान लोक में भारत को महानतम राष्ट्र बनाने की पूरी सामर्थ्य है, जिसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का इस तरह विचार किया गया है कि सभी उन्नति के शिखर पर आसीन हों और इन तीन के माध्यम से हम दुनिया में मानवता के प्रहरी, मानवता के संरक्षक और मानवता कल्याण के कारक और वाहक बने, ऐसी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में है। पहली बार आंगनबाड़ी से लेकर और विश्वविद्यालय तक सभी को इस शिक्षा नीति में अध्ययन अध्यापन की कड़ी से जोड़ दिया गया है। न केवल सम्मानित और दक्ष शिक्षकगण, शिक्षिकागण इस कार्य में लगे, अपितु जो लोक भाषा, लोक गीत, लोक संगीत, लोक कला, लोक संस्कृति में दक्ष लोग हैं, पारंगत लोग हैं, प्रवीण लोग हैं, उन्हें भी स्कूली स्तर पर शिक्षक के साथ ही साथ विद्यार्थियों से संवाद का अवसर मिलेगा। प्राथमिक स्तर पर अंक और अक्षर ज्ञान से होते हुए जो व्यावसायिक ज्ञान है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, इसके समावेशन की व्यवस्था है। बुनियादी शिक्षा का विधान है
विद्यार्थियों पर पुस्तक का बोझ ना पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और उसे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और समाज के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। 5+3+3+4 के माध्यम से स्कूली शिक्षा से होते हुए और फिर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था का सम्यक निरूपण और विवेचन है। आप सभी उच्च शिक्षण संस्थान में हैं और उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। स्नातक स्तर पर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का विधान है। इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था की गई है। बहुविषयक जानकारी दी जाएगी और अगर कोई विद्यार्थी अथवा जिज्ञासु इस अध्ययन श्रृंखला में किसी चरण पर छोड़कर जाना चाहता है तो उसके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था है। इसलिए स्नातक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा में 1 वर्ष अगर किसी विद्यार्थी ने पूरा किया है तो उसे सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी। 2 वर्ष जिसने पूरा किया है उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। 3 वर्ष जिसने कर लिया है उसे स्नातक डिग्री मिलेगी। यह अलग अलग डिग्री देने की व्यवस्था इसलिए है कि शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ा गया है। शिक्षा को आजीविका के अवसर सुलभ कराने की व्यवस्था देने से जोड़ा गया है। तो अगर कोई विद्यार्थी स्नातक स्तर पर पहले ही साल पढ़ के जाना चाहता है तो उसे सर्टिफिकेट कोर्स करने की डिग्री और प्रमाण पत्र मिलेगा और संबंधित रोजगार का अवसर वह प्राप्त कर सकेगा। जिसे डिप्लोमा से संबंधित आजीविका प्राप्त करनी है वह 2 वर्ष के बाद छोड़कर जा सकता है और जिसे स्नातक डिग्री के बाद आजीविका का अवसर प्राप्त करना है अथवा विकास की दिशा में बढ़ना है उसे डिग्री मिलेगी। लेकिन इसमें एक व्यवस्था विशेष रूप से की गई है कि जो सर्टिफिकेट कोर्स लेकर विद्यार्थी जाता है और पढ़कर पुनः नौकरी प्राप्त कर लेता है, नौकरी कुछ दिनों तक करने के बाद उसकी इच्छा होती है कि अब उसे स्नातक कर लेना चाहिए, तो वह अपनी संस्था में लौट सकता है और ऐसे में आने के बाद उसे पुनः नए सिरे से स्नातक की पूरी शिक्षा नहीं प्राप्त करनी होगी, अभी तो वह सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश पा जाएगा। इस कड़ी में उसने जो मार्क्स, जो क्रेडिट अर्जित किए हैं पहले वर्ष में, वह सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की गई है जिसमें उसके क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे। आने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह क्रेडिट जुड़ जाएंगे। इसी तरह डिप्लोमा कोर्स करके अगर कोई विद्यार्थी आजीविका के क्षेत्र में है, उसे कुछ दिनों के बाद लगा कि नहीं वह वापस आकर के स्नातक की शिक्षा प्राप्त करे तो आ सकता है और इसी तरह से उसके क्रेडिट भी आगे की शिक्षा के लिए जुड़ जाएंगे। तो इसका आशय यह है कि जैसे स्नातक स्तर पर बहुविकल्पी व्यवस्था है, अर्थात इंजीनियरिंग का विद्यार्थी संगीत पढ़ सकता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है, कॉमर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी साहित्य पढ़ सकता है, अर्थात बहुत सारे विकल्प हैं स्नातक स्तर पर। और अब विकल्प चयन की छूट अर्थात स्वतंत्रता यह विद्यार्थियों के पास होगी। पहले विद्यार्थियों को प्रवेश करते समय विषयों के समीकरण दिए जाते थे जिसे वह चयनित करता, लेकिन अब उसका स्वयं का चयन होगा। विकल्प सारे खुले होंगे। विज्ञान का विद्यार्थी कला के विषय पढ़ सकता है, कला का विद्यार्थी वाणिज्य का विषय पढ़ सकता है, कृषि का विषय पढ़ सकता है। इसलिए बहुआयामी व्यवस्था कर दी गई है स्नातक के स्तर पर। लेकिन जिसे रिसर्च करना होगा, अनुसंधान के क्षेत्र में जाना होगा, उसके लिए एक अलग विधान है। जिसे त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक का जिस विद्यार्थी ने किया हुआ है, अगर उसे रिसर्च में जाना है तो 2 साल के लिए परास्नातक की शिक्षा लेनी होगी। जिस विद्यार्थी ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम किया हुआ है उसे 1 साल की बीच में शिक्षा लेनी होगी स्नातक की, और इसके बाद उसे सीधे
रिसर्च में अनुसंधान करने के लिए अर्थात पीएचडी कोर्स के लिए एडमिशन लेने का अवसर मिल जाएगा। तो यह एक विशेष व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थियों के पास अवसर भी है, सुविधा भी है और आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर क्यूरियासिटी हो, जिज्ञासा बढ़ जाए, इसका विधान भी किया गया है। इसी व्यवस्था को मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पहले केवल विषय चयन की ही व्यवस्था थी, अब व्यवसाय चयन की भी व्यवस्था होगी। सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद जो व्यवसाय कर रहे हैं विद्यार्थी, वह छोड़ करके डिप्लोमा कोर्स के बाद दूसरा व्यवसाय कर सकता है, रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकता है। उसे छोड़कर स्नातक करने के बाद कोई और आजीविका का साधन प्राप्त कर सकता है। अर्थात अब आजीविका के क्षेत्र में भी चयन का विकल्प होगा। और इन सब के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टता की स्थिति आएगी। इसका ध्यान रखा गया है कि अभी तक जो विद्यार्थियों का उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रेशियो था वह 26.3 था। आगे 2035 तक नई शिक्षा नीति में इसे बढ़ाकर 50% करने की व्यवस्था की गई है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका आशय यही है कि आने वाले दिनों में पर्याप्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिलें, क्योंकि जैसे प्राथमिक शिक्षा हमारे पूरे प्रगति काल की नींव है, माध्यमिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा जिसे अब जोड़ लिया गया है उसमें यह मेरुदंड है, वैसे ही विकास के लिए शिखर अर्थात शीर्ष का स्थान उच्च शिक्षा का है और उच्च शिक्षण संस्थानों का है। इसीलिए इसमें नामांकन का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए विशेष व्यवस्था कर दी गई है। और इसी उच्च शिक्षा के माध्यम से ही हम नए युग में प्रवेश करेंगे। अर्थात यह शिक्षा नीति नए युग का सूत्रपात करने वाली नीति है। इसी के माध्यम से सुधार, उद्धार, पुनरुद्धार और परिष्कार संभव और सुनिश्चित है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान के सभी क्षेत्रों में प्रवीणता और कुशलता के लिए पर्याप्त अवसर, स्थान और समय है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह नई शिक्षा नीति संपूर्ण दृष्टि से विकास के लिए सूत्र भी है और स्रोत भी है। एक महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें निरंतर ध्यान रखना है। इस शिक्षा नीति में जड़ से जग तक जाने की व्यवस्था है। अर्थात हमें अपने मूल का निरंतर ध्यान रखना है और पूरे संसार को अपने ज्ञान वितान में समाहित कर लेना है। इसलिए यह एक विस्तृत शिक्षा नीति है और इसी कारण इसका स्वरूप वैश्विक है। इसमें अतीत से अधुनातन की सारी जानकारियां प्राप्त करने की व्यवस्था है। अतीत अर्थात हमारी परंपराएं, मान्यताएं, विचारधाराएं, इसे हम समय के साथ कैसे समायोजित करें और कैसे अधुनातक वृत्तियों के साथ हम इसका समावेशन कर लें, तालमेल कर लें, संतुलन कर लें, संयोजन कर लें, ताकि हम जैसा लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें सफलता मिले। यह शिक्षा नीति अंतर्राष्ट्रीयकरण की भारतीय परंपरा का परिचायक है और इसीलिए इसे होलिस्टिक कहते हैं। समग्रतावादी शिक्षा नीति, संपूर्णतावादी शिक्षा नीति और समन्वयवादी शिक्षा नीति, सभी दृष्टियों से इस पर विचार किया गया है। इसमें भारतीय चिंतन परंपरा भी है, संस्कृति भी है, संस्कार भी है, भारतीय भाषाओं का महत्व भी है और पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि यह शिक्षा व्यवस्था वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक जाने का विचार रहा होगा लेकिन हम पहुँच नहीं पाए। अर्थात जो हाशिए पर हैं, जो हाशिए से भी दूर हैं, उनकी तक शिक्षा व्यवस्था की पहुँच हो सके, इसमें ध्यान रखा गया है। कह सकते हैं कि पहली बार श्रम के महत्व को शिक्षा नीति में अंगीकृत किया गया है। जो श्रम करने वाले हैं
उन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उन्नयन मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर को पहली बार इस शिक्षा नीति में स्थान दिया गया है। इसका आशय है मनुष्य को मनुष्यता की सीमा तक ले जाना, अर्थात उसके अंदर मानवीयता के जितने उदात्त लक्षण हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं, वह समाहित हो सकें। इस शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है और उसे ग्लोबल सिटीजन बनाने का विधान है, ताकि हर क्षेत्र में उसकी समझ भी हो, उसकी पहुंच भी हो और दुनिया में कहीं भी जाए उसे किसी अभाव का अनुभव नहीं हो। जिसके साथ ज्ञान रास रहती है, जिसके पास विद्या रहती है, उसे किसी चीज़ का अभाव नहीं होता। यह विद्या भली भांति उसे सिखाती है कि कैसे संकीर्णताओं से मुक्त हुआ जाए। सा विद्या या विमुक्ते, संकीर्णताओं से मुक्त हुआ जाए, अभाव से मुक्त हुआ जाए, अंधकार से मुक्त हुआ जाए, यह सब कुछ इस शिक्षा नीति में समाहित है। और इसीलिए इसके माध्यम से हम अपने जड़ों से जुड़कर भी जो अधुनातन ज्ञान परंपरा है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इसके माध्यम से, क्योंकि इसका स्वरूप वैश्विक है, अभी आज की तारीख में हमारे देश से बहुत सारे विद्यार्थी जो अन्यथा समर्थ हैं, दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने चले जाते हैं। उन्हें अपनी रुचि का शायद विषय यहाँ नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र दुनिया के अन्य देशों में हैं, लेकिन अब इसमें यह व्यवस्था कर दी गई है स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया के माध्यम से, कि आपको इसी देश के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के जितने सोपान हैं, जितने मानक हैं, जितने अध्याय हैं, वह सब सुलभ होंगे। अगर आप इस समय दुनिया के किसी और देश में पढ़ रहे हैं तो आप अब अपने देश में ही वह सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जो क्रेडिट आपने वहां अर्जित किया है, अब आपको इसी देश में वह क्रेडिट जुड़ जाएगी जिस विश्वविद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहेंगे। और इसके माध्यम से मनी एंड माइंड, अर्थात प्रतिभा और पैसा इस देश के काम आएगा। अभी विदेश में जाकर पढ़ने से हमारे देश की बहुत सारी मुद्रा अर्थात धन दूसरे देशों में चला जाता है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से अब उसका प्रयोग देश में ही होगा। अभी प्रतिभा पलायन हो जाता है, दूसरे देश में जो पढ़ने जाते हैं वहीं रह जाते हैं, उनकी प्रतिभा का प्रयोग वह देश करने लगता है। अब इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रतिभा का प्रयोग अपना देश करेगा, अर्थात वह देश सेवा में लगेंगे और उनकी प्रतिभा सबके काम आएगी। हमें यह ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों के अध्यापन के समय कुछ बातें जरूर ध्यान में रहनी चाहिए। एक तो हमें शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है, रचनात्मकता पर ध्यान देना है कि जो पाठ्यक्रम हैं वह रचनात्मकता को बढ़ावा दें, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें, क्योंकि जहाँ रचनात्मकता होती है वहाँ आकर्षण होता है। ऐसे में विद्यार्थी आएंगे, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी संबंधित शिक्षण संस्थान में। यह ध्यान रखना है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप हो, जिज्ञासा। हमारे ज्ञान परंपरा का पहला लक्षण होता है जिज्ञासु होना। यह जिज्ञासु होने से शिक्षा की वृत्तियों का हमारे अंदर विकास होता है। हम सीखते हैं, जानते हैं, प्रश्न करते हैं, को हम हैं कौन, विषय क्या है, विषय का बोध किस तरह किया जा सकता है, और इस विषय बोध गम्यता से हमें आने वाले जीवन में क्या क्या मिलना है, इसका विधान होता है जब हम जिज्ञासु होते हैं। कि जिज्ञासा बढ़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए, संकल्प, कटिबद्धता विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन के प्रति और शिक्षण संस्थानों का विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने के लिए यह शिक्षण व्यवस्था का, शिक्षण संस्थान का संकल्प होना चाहिए। क्योंकि हम विद्यार्थियों के माध्यम से दो कार्य कर रहे होते हैं। यह सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का लक्ष्य होता है और दायित्व भी होता है। वर्तमान का मजबूत आधार तैयार करना और अधिसंरचना तैयार करना और भविष्य के रचनाकार की रचना करना। जितने विद्यार्थी हैं ये भविष्य के रचनाकार हैं, इसलिए इनकी रचना करना
उच्च शिक्षण संस्थानों का दायित्व होता है। यह रचना इस तरह से होनी चाहिए कि विद्यार्थी जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की क्षमता से युक्त हो जाए, तब हमारा ध्येय पूरा होता है। क्योंकि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का, सभी शिक्षण संस्थानों का प्राथमिक से लेकर के और उच्च शिक्षण संस्थान तक एक स्थापित लक्ष्य है। शिक्षण संस्थान में प्रवेशार्थ अगर भाव है तो विकासार्थ आना चाहिए, और यहाँ से जब जाए तो समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें और सर्वोपरि मानवता की सेवा करें, यह संकल्प होना चाहिए। एंटर टू ग्रो एंड व्हेन यू गो आउट सर्व द सोसाइटी, सर्व द नेशन एंड एबव ऑल सर्व द ह्यूमैनिटी, यह ध्येय होता है शिक्षण संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्थान द्वारा निरूपित। इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना होता है। हमारी इस शिक्षण व्यवस्था के 5 स्तंभ हैं नई शिक्षा नीति में। पहला है एक्सेस, दूसरा इक्विटी, तीसरा क्वालिटी, चौथा है अफोर्डेबिलिटी और पांचवा है अकाउंटेबिलिटी, अर्थात पहुंच। इसकी इस शिक्षा व्यवस्था की पहुंच बहुत ज़्यादा है, वहां तक पहुंच है जहां तक सामान्य अनुमान से हम नहीं पहुंच सकते, अर्थात देश की परिधि, देश की सीमाओं तक इसका विस्तार है, प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ सके। इसलिए ब्लेंडेड मोड में पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था देंगे। शिक्षण संस्थान में आने वाले विद्यार्थी को भी शिक्षा देंगे, जो शिक्षण संस्थान में नहीं आ सकते हैं उन्हें भी हम शिक्षा देंगे। तो इसके माध्यम से इसकी पहुंच बहुत है, अर्थात यह शिक्षा नीति सर्वसुलभ है। इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। समान अवसर पर सभी पढ़ सकें, यह विशेष लक्ष्य है इस शिक्षा नीति में, और क्रियान्वयन होते ही ऐसा दिखलाई देने लगेगा। इसमें क्वालिटी पर बहुत ध्यान दिया गया है, गुणवत्तापरक शिक्षा, गुणवत्तापरक अनुसंधान। वही शिक्षण संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान कहा जाएगा जहां क्वालिटी एजुकेशन होगी, क्वालिटी रिसर्च होगा। गुणवत्तापरक शिक्षा अर्थात मानवीय गुणों से, राष्ट्रीय अपेक्षाओं से और वैश्विक परिस्थितियों से संपन्न, संपृक्त और अवगत व्यवस्था। इसे उच्च शिक्षण व्यवस्था कहते हैं या गुणवत्तापरक शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। इस शिक्षा नीति में वहनीयता का ध्यान रखा गया है, बहुत महंगी शिक्षा न हो, ताकि सभी लोग इसे पढ़ सकें, जो कर्मशील हैं, ज्ञानशील हैं, चिंतनशील हैं, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था कि सब इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षित हो सकें, दीक्षित हो सकें, प्रशिक्षित हो सकें और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त कर सकें। और जवाबदेही शिक्षण संस्थान की और शिक्षार्थी की अपने प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति यह जवाबदेही होनी चाहिए। विद्यार्थी जब शिक्षण संस्थान में जाता है तो उसे 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके परिवार की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, जब यहाँ से निकलता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए उसके शिक्षण संस्थान की भी कुछ अपेक्षाएं हैं, और इन दोनों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। समाज की अपेक्षा है और राष्ट्र की अपेक्षा है। हमें राष्ट्र ने क्या दिया है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र ने हमें पहचान दी है, राष्ट्र ने हमें स्थान दिया है। अब ज़रूरत है हम राष्ट्र को दें। हमें इस पर विचार करना है कि हम राष्ट्र को क्या दे रहे हैं। राष्ट्रभक्ति का भाव होना चाहिए। हम आप केवल राष्ट्रभक्ति संकट के समय सोचें, ये जरूरी नहीं है। हमें निरंतर राष्ट्रभक्ति करनी है अपने दायित्वों के सम्यक निर्वहन से, जो इस शिक्षा नीति में निर्धारित है। इसीलिए कहा जाता है इस शिक्षा नीति के पहले था व्हाट टू थिंक, क्या सोचें, अब है कि हाउ टू थिंक, कैसे सोचें, अर्थात बेहतर करना इस शिक्षा नीति का आशय है। और बेहतर करने के लिए 4 प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए। पहली तैयारी, जिसे इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस कहते हैं, कि संस्थाओं को खुद अपनी तैयारी करनी है। आधारभूत संरचना कैसी है, व्यवस्था कैसी है, क्लासरूम कैसे हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं वह कैसी हैं, सुरक्षा का प्रबंध कैसा है, वहाँ जो लैंगिक संवेदनशीलता है वह किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आजकल जो आवश्यक है अध्यापन के लिए, तकनीकी विधा
वह शिक्षण संस्थान में कितनी है, इसी से उसकी तैयारी का बोध होता है। प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से हम ध्यान रखते हैं, इस सभी पर विचार करना होता है। जो फैकल्टी रेडनेस है, जो शिक्षक हैं, हम आप सभी ये ध्यान रखना है कि हम अधुनातक अध्यापन व्यवस्था में कितने निपुण हैं। हमें सीखना है कि तकनीकी का प्रयोग कैसे करें। इसलिए शिक्षा नीति के माध्यम से टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी दोनों पर बल दिया गया है, दोनों के संतुलन पर बल दिया गया है, दोनों के पारस्परिक समावेशन पर बल दिया गया है। ये विशेष महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखना है कि मैन वर्सेस मशीन में जो मनुष्य बनाम मशीन की प्रतिस्पर्धा है, मनुष्य प्रभावी रहे, यह ध्यान रखने का इसमें विधान है। स्टूडेंट्स रेडीनेस, विद्यार्थी कितना तैयार है। अब विद्यार्थी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सूचना क्रांति का युग है, सूचना विस्फोट का युग है। आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिस दौर में हम हैं, इसे कोविड-19 का दौर कहा जाता है, एक अदृश्य घातक विषाणु का दौर कहा जाता है, जहाँ दुनिया के सभी देश विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख सब एक धरातल पर खड़े हैं, सब एक समान जीवन संरक्षण में लगे हैं। और ऐसे में जो तकनीकी है उसका भी बहुत योगदान है। हम आप सबसे मिल रहे हैं, आप सबसे संवाद कर रहे हैं, तो इसमें तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। उस अदृश्य विषाणु का अगर सबसे कम प्रभाव या न्यूनतम प्रभाव या नगण्य प्रभाव पड़ा है तो इस इंटरनेट की दुनिया पर पड़ा है, जिसके माध्यम से हम आप सभी संवाद कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम शिक्षा की व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का आघात न आने दें, व्यतिक्रम न उत्पन्न होने दें, इसका निरंतर आग्रह प्रधानमंत्री जी की ओर से है, शिक्षा मंत्री जी की ओर से है। आप हम सभी इस कार्यक्रम में लगे भी हुए हैं। तो स्टूडेंट्स रेडीनेस होना चाहिए, उनके पास परंपरा और आधुनिकता दोनों के बीच संतुलन समायोजन की क्षमता विकसित होनी चाहिए, क्यूरियासिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की, जानने की और आगे बढ़ने की। और एक तैयारी है लाइब्रेरी की। अब तो डिजिटल लाइब्रेरी भी सुलभ है। लाइब्रेरी में बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, लेकिन वो ग्रंथ देखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बहुत अच्छा विद्यार्थी हो, और अच्छे विद्यार्थी को ज्ञान के जितने स्रोत हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत बड़ा स्रोत और कोष तो लाइब्रेरी में सुलभ होता है। तो लाइब्रेरी इस तरह से सभी सुविधाओं से संपन्न होनी चाहिए। जब सभी रहें तब जाकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है सबके लिए, स्किल कौशल का, कि हम दक्षता प्राप्त करें, स्किल, रीस्किल, अप स्किल, हम दक्षता प्राप्त करें, अगर कुछ कमी रह गई पुनः दक्षता प्राप्त कर लें, और हम दक्षता के माध्यम से उन्नत दक्षता प्राप्त करें और निरंतर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करें। ये हमारी शिक्षा नीति का प्रमुख आशय है। और इन सब के लिए अब हमें केवल दृष्टा भाव में नहीं रहना है, केवल साक्षी भाव में नहीं रहना है। अब हमें आगे बढ़कर कर्ता भाव में आना है। और ये हमारी परंपरा में है कि हमें निरंतर सक्रिय रहना है। हमारे यहाँ का तो सिद्धांत ही है, चरय वेद चरय वेद। इस नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा है, इसके लिए भी कुछ अवलंब बताए गए हैं। पहला, इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस। इंक्वायरी, जानकारी प्राप्त करना, क्या है, क्यों है, कैसे है, हमारे लिए क्या हो सकता है, समाज के लिए क्या हो सकता है, राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है, इसकी जानकारी विशेष महत्वपूर्ण है। हमें खोज करना है। अतीत में जो रहस्य छिपा हुआ है, जो द्रव्य छिपा हुआ है, जो रत्न छिपे हुए हैं, जो कोष छिपा हुआ है, उसकी हम खोज करें और हम अनुसंधान में लगें। आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा खोज कर जाएं, कुछ ऐसा अनुसंधान करके जाएं जो हमेशा चमत्कृत होता रहे, दुनिया को, मानवता को, समाज को आलोकित करता रहे। अध्ययन अध्यापन में संवाद की बहुत महत्ता होती है, डिस्कशन। आप जिस संस्था में हैं वहाँ संवाद और शास्त्रार्थ ये बहुत मायने रखता है। हमें उस प्रक्रिया में पुनः जाना है
भले ही ब्लेंडेड मोड की पढ़ाई हो, जिसमें हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम में भी पढ़ाएं और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाएं, लेकिन संवाद होते रहना चाहिए। उससे बहुत सारी बातें आती हैं और एनालिसिस का भाव, विश्लेषण का भाव बहुत आवश्यक है। ये सारी बातें अनुसंधान में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। इसीलिए शिक्षा नीति में गुणवत्ता परक अनुसंधान के लिए आग्रह है। आमतौर पर हम बहुधा कहते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में विचार भी करना चाहिए कि गुणवत्ता परक अनुसंधान से आशय क्या है। और ये अनुसंधान बहुत सुविधा के साथ किया जाए, बड़ा लक्ष्य लेकर के किया जाए, सभी संसाधन इसके लिए सुलभ हों। इसलिए इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। गुणवत्ता परक अनुसंधान अर्थात हम जो खोज करें अथवा अनुसंधान करें वह ज्ञान परक हो, रचनात्मक हो, समाजोपयोगी हो, प्रामाणिक तथ्यों के साथ हो, जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो और अद्भुत विश्लेषण हो, ताकि फ्रॉम लैब टू लैंड का जो भाव है, भौतिक विज्ञान में जो प्रयोग करते हैं, जीव विज्ञान में जो प्रयोग करते हैं, रसायन विज्ञान में जो प्रयोग करते हैं, वनस्पति विज्ञान में जो प्रयोग करते हैं, उसका फल इस धरा पर मिले सबको। जो हम समाज विज्ञान में रिसर्च करते हैं, समाज विज्ञान की तरह ही जितने भी विषय हैं उसमें रिसर्च करते हैं, तो उसका व्यापक प्रभाव हो, उसका लाभ समाज को मिले। हमारे इस प्रकार के जो रिसर्च ग्रंथ हैं, शोध ग्रंथ हैं, वह केवल पुस्तकालय की ही शोभा ना बढ़ाएं। उसमें हम ऐसा करें कि वह जानकारी समाज तक पहुँचे, तभी यह गुणवत्तापरक शोध होगा। राष्ट्रभक्ति का भाव, संस्कृति को संरक्षित रखने का भाव, मनुष्यता को सहेजने का भाव, मानवाधिकारों के संरक्षण का भाव, हमारी राजनीतिक प्रवृत्तियों के पल्लवन का भाव जिसमें हो, जिससे हमारा राष्ट्र चमत्कृत हो, वैश्विक फलक पर समादृत हो, यह भाव गुणवत्तापरक अनुसंधान का भाव होता है। इसे हमें निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा नीति अनेक विशेषताओं से और विद्यार्थियों के लिए अनेक विकल्पों से भरपूर हो। इसमें संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने के पर्याप्त अवसर हैं, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुधा कहा करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा पुंज है। हमें इस पर निरंतर विचार करते रहना है और हमेशा ध्यान रखना है कि अब इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम राष्ट्र का कल्याण करें, पूरी मानवता का कल्याण करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम, नीति मिल गई हमें, इसके क्रियान्वयन की रणनीति बनाएं, इसके लिए रोड मैप बनाएं, किस तरह कहाँ तक इसकी पहुँच हो जानी है, कौन कौन से रास्ते अख्तियार करने हैं, इस पर हमें विचार करना है। इसके लिए टाइम लाइन, समय सीमा निर्धारित करनी है और फिर जितने संसाधन हैं हमारे पास उस पर विचार करना है। अब केंद्र सरकार और प्रांत सरकार सभी मिलकर शिक्षा में निवेश का जो प्रतिशत है उसे 6% करने वाले हैं, उनके माध्यम से होगा। अभी तक इतना ज़्यादा नहीं था, तो यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसमें नव प्रवर्तन और उत्कृष्टता के लिए बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है। यह सब अगर हम करें तो निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से सर्वोन्नति होगी, राष्ट्र का निर्माण और तेज गति से होगा। हमारा राष्ट्र पहले से व्यवस्थित, परिभाषित है, सीमाएं इसकी पहले से निर्धारित हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर जो गया है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही सब कुछ मिल जाने वाला है। आत्मनिर्भरता की इसमें विशेष व्यवस्था है, कैसे हम इसके माध्यम से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मूल भाव यह है कि शिक्षा नीति से हमें स्थान बोध होता है, पहचान बोध होता है और गौरव बोध होता है। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें मूल भाव जो आपके साथ संवाद के लिए निर्धारित है वह इस शिक्षा नीति में संस्कृत को लेकर के है कि हमारी शिक्षा नीति
संस्कृत को किस दृष्टि से देखती है और कैसा महत्व इसमें संस्कृत के लिए है। पहली बार शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था दी गई है। संस्कृत के साथ ही स्कूली शिक्षा में त्रिभाषा फार्मूला दिया गया है कि देश की किसी भी भाषा को आप पढ़ सकते हैं, 3 भाषाओं को। आप विदेशी भाषा पढ़ें, इसका भी विकल्प रहेगा स्कूली शिक्षा तक। उच्च शिक्षा में संस्कृत को भी एक विकल्प के रूप में रखा गया है और इसके प्रति विशेष आग्रह है। संस्कृत के प्रति विशेष आग्रह होने का मूल कारण यह है कि इसमें हमारा मूल समाहित है। भारत की ज्ञान परंपरा, विचार परंपरा, चिंतन परंपरा और मनन परंपरा सब संस्कृत में ही है। संस्कृत ज्ञान कोश है। हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, औपनिषदिक ग्रंथ, सांगीतिक ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, सब कुछ संस्कृत में ही है। संस्कृत को इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत भाषा, भाव और व्यंजना तीनों का समन्वित रूप लेकर के है और संस्कृत जैसी भाषा तो दुनिया में शायद ही कहीं हो। हमारे यहाँ कृषि और ऋषि की परंपरा रही है। कृषि अर्थात कर्मशीलता की परंपरा और ऋषि अर्थात चिंतनशीलता की परंपरा, यह दोनों परंपराएं संस्कृत में मिलती हैं। आप गीता का ध्यान करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप निरंतर कर्म करें, ऐसा हमारे संस्कृत साहित्य में बार बार कहा गया है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न सिप्तस्य शुंग न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि उद्यम से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए कर्मशीलता, चिंतन, मनन, यह सब कुछ ऋषि परंपरा में समाहित है और वह ऋषि परंपरा हमारे संस्कृत साहित्य में समाहित है। संस्कृत दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। पाणिनि के अष्टाध्याय से सुसज्जित हम इसमें शब्द रूप, धातु रूप, तत्सम, तद्भव, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, श्रेय, प्रेय, उपमा, उपमान, उपमेय सभी से अवगत हो लेते हैं। एक ऐसा साहित्य जिसके किसी भी वाक्य के एक शब्द को उठाकर दाएं बाएं करिए तो अर्थ नहीं बदलता। हम आप सभी मनुस्मृति से अवगत हैं। दुनिया का पहला आचार ग्रंथ, दुनिया का पहला संविधान जिसमें नारी सम्मान को उल्लिखित करते हुए मनु ने यह भाव रखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया। इसमें किसी भी शब्द को उठाकर कहीं रख दीजिए, अर्थ नहीं बदलने वाला। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, रमन्ते देवताः तत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु यत्र, कहीं भी किसी शब्द को रखिए, अर्थ नहीं बदलने वाला। इसीलिए संस्कृत को कहा जाता है यह केवल आधार या अलंकार भाषा नहीं है, यह चमत्कार भाषा है। हिंदुस्तान की सारी परंपराएं इसमें निहित हैं। यह मर्यादित, व्यावहारिक, व्याकरण सिद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म सब कुछ है, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ इसमें निहित है। इसीलिए संस्कृत के प्रति इस नई शिक्षा नीति में विशेष आग्रह है। वस्तुतः भाषाएं वही ज़्यादा प्रचलन में होती हैं जो व्यवहार, व्यापार, बाजार और रोजगार की भाषा हो। आज की स्थिति में संस्कृत को वहीं पुनः ले जाना है जहां पहले यह हुआ करती थी। हमने आपने सुना हुआ है राजा भोज के समय उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लोग संस्कृत में ही संवाद करते थे। आज भी दुनिया, हिंदुस्तान में 5 गांव तो ऐसे हैं ही जहां संस्कृत में ही निरंतर संवाद होता है। कर्नाटक में समोगा जनपद का मैठूर गांव, होसल्ली, पूरा संस्कृत में संवाद होता है। मध्य प्रदेश में गोहद, मोहद, बगवार, झीरी, इसमें संस्कृत में ही संवाद होता है।
अब दुनिया के सभी प्रमुख विश्वविद्यालय अपने यहाँ संस्कृत के अध्ययन की व्यवस्था कर रहे हैं, हिंदी के अध्ययन की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के साथ व्यापार आर्थिक दृष्टि से महाशक्तियों और विकासोन्मुख राष्ट्रों के लिए बहुत आवश्यक है, और भारत के साथ व्यापार करने के लिए आवश्यक है कि हिंदी भी सीखें और संस्कृत भी सीखें। आज आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मंच पर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, अब बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनका श्री गणेश संस्कृत में ही होता है। दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों की संवैधानिक संस्थाओं में कार्यारंभ संस्कृत के श्लोक के साथ होता है, अर्थात सुभाषितम तो संस्कृत में ही मिलेगा, इसको सभी ने स्वीकार कर लिया है। भारत में संस्कृत को महत्ता मिले, इसका प्रचलन बढ़े, इसके लिए 1969 से प्रत्येक वर्ष सावन माह की पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाने का विधान है, और संस्कृत भारती इस अभियान को लेकर बहुत तेजी से आगे चल भी रही है। अर्थात अब जरूरी है कि हम संस्कृत का अध्ययन करें और इसे प्रचलन में बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें। यह शोध और अन्वेषण के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए संस्कृत पर शिक्षा नीति में आग्रह है कि वैज्ञानिकता इसमें जितनी है उतनी अन्य किसी भाषा में नहीं है। आज के दौर में कंप्यूटर को समानांतर मस्तिष्क कहा जाता है, और कंप्यूटर के लिए जो सबसे अच्छी भाषा है वह संस्कृत है। हो भी कौन नहीं, पाणिनि के द्वारा यह व्यवस्थित है, और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अपने इंटेलिजेंस को रखना है, बौद्धिकता को, तो संस्कृत का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। आज भी संस्कृत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के अलावा मंदिरों, मठों, आश्रमों, तीर्थस्थलों पर बोलचाल की भाषा है। अब इसे सर्वत्र लेकर के जाना है, कारण कि इसको जितना अधिक पढ़ेंगे, समझेंगे, आपके ज्ञानार्जन की क्षमता उतनी अधिक बढ़ेगी, और आजीविका के उतने ज़्यादा अवसर अब आपके पास सुलभ होंगे। इसमें भारत की ज्ञान परंपरा, चिंतन परंपरा, अध्यात्म परंपरा सब समाहित है। इसमें मिठास है, इसमें सामीप्य का भाव है, और इसमें आपको पूर्णता प्रदान करने की विधा है, आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। और इसीलिए संस्कृत के बारे में हमें पुनः सचेष्ट होना है, इसे सीखना है, समझना है। संस्कार, सभ्यता, संस्कृति सभी का बोध सम्यक रूप में संस्कृत के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा आग्रह है नई शिक्षा नीति में। अब जैसा मैंने आरंभ में ही बताया कि स्कूली शिक्षा में संस्कृत के साथ त्रिभाषा पाठ्यक्रम है, कार्यक्रम है, जिसे सीख सकते हैं। उस शिक्षा में संस्कृत एक वैकल्पिक विषय के रूप में सुलभ रहेगा हर स्तर पर। तो हमें अब इस पर विचार करना है कि लोक भाषा बने, विचार, व्यवहार, व्यापार, रोजगार की भाषा बने, और इसमें हमें अपना योगदान करना है। केवल हमें यही नहीं सोचना है कि इसके लिए महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, मंदिर और आश्रम, मठ भी केवल लगे रहें। अब सब स्तर पर संस्कृत की पढ़ाई की व्यवस्था हमें करनी है, और इसको लेकर के आगे बढ़ना है, और इसी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो लक्ष्य है वह पूरा होगा। संस्कृत को जानने वाले देश के सभी अंचल में लोग हैं। हमें देश के सभी अंचल में रहने वाले लोगों को देश के सभी लोगों से जोड़ देना है, और संस्कृत के माध्यम से भारत को सफल, स्वच्छ, स्वस्थ, संपन्न, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाना है, और ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाना है। आइए हम सब मिलकर इस लक्ष्य में अपना अपना योगदान करें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।